हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन और पूरी मेहनत के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आई हूँ दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपका कंपोनेंट जो जनरल नॉलेज का है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया 25 मार्क्स का वो कंपोनेंट है और उसी सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इन दोनों का क्या रोल रहता है अर्थव्यवस्था में भारत की। और सिमिलर ही टॉपिक आपके जेएनके के कंटेक्स्ट में भी मेंशन किया गया है। तो आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेस पे हम क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करेंगे। 25 मार्क्स का सेगमेंट है, उसमें से एक टॉपिक ये है, तो चांसेस हैं इसमें से एक या दो क्वेश्चंस आए, या ये भी हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो हम आज इंडस्ट्रियलाइजेशन पे 20 क्वेश्चंस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल ट्राई कि एग्रीकल्चर के बेस पे करें। तो अराउंड इस टॉपिक से 40 to 50 क्वेश्चंस हम जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाने के चांसेस है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप बच्चे कंप्यूटर सेक्शन के एमसीक्यूज की बात कर रहे थे, तो कंप्यूटर सेक्शन के टॉपिक वाइज ऑलरेडी एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं, आपको सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप मैराथन चाहते हैं कि एज अ होल मिक्स क्वेश्चंस लाए जाए तो वो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीक तक आपके लिए एक लेक्चर जिसपे एक मिक्स क्वेश्चंस हो आपके कंप्यूटर सेक्शन के, वो मैं आपके लिए लेके आऊँ। साथ ही मैंने ये भी देखा कि कमेंट सेक्शन में आप करंट अफेयर्स की भी कर रहे थे, बात कर रहे थे कि साल का जो जनवरी तक से अक्टूबर तक का करंट अफेयर है, ऐसे तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा, बट आई ट्राई कि उसका भी एक मैराथन आपके लिए लेके आया जाए। तो नेक्स्ट वीक तक विल ट्राई कि ये दोनों चीज़ें आपके लिए लाई जाएं यूट्यूब पे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन की जो टेस्ट सीरीज है कांस्टेबल की, आज एज इट क्योंकि आप सब जानते हैं दैट टुडे इज 14 नवंबर चिल्ड्रन डे है, तो इसी ओकेजन पे जो टेस्ट सीरीज है वो आप ले सकते हैं एट अ 50% ऑफ, दैट इज ओनली एट 49 रुपीज़, जिसपे आपको 5 टेस्ट मिलेंगे, 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तीसरा जो टेस्ट है वो विद इन अ डे और 2 अपलोड हो जाएगा। तो 5 टेस्ट आपको मिलेंगे। सभी टेस्ट को अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न ही जो है सेट किया गया है। अभी जो भी बच्चे कांस्टेबल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज करें। सो जो बच्चे ये लेना चाहते हैं हमारी ऐप पे जाके उसे परचेज कर सकते हैं, और अगर कोई बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है वो भी इसे परचेज कर सकते हैं एट अ 50% ऑफ, दैट इज ओनली एट 299। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में जो पहली कॉटन मिल थी वो कब आई? ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडस्ट्रीज सेटअप होना स्टार्ट हुई भारत में, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, कौन सी मेन मेन इंडस्ट्री है, तो बहुत वाइड टॉपिक ये हो जाता है, बहुत डिफरेंट आप एक तरह से कहें सेगमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंडस्ट्रीज पे भी पूछ सकते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे भी पूछ सकते हैं, इंडस्ट्रीज कब कब बनाई गई उस पर भी पूछ सकते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है थोड़ा होलसम की हर एक सेगमेंट से क्वेश्चन आपके लिए लाऊं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो कॉटन मिल है हमारे देश में वो पहली बार कब लाई गई? ठीक है, 1854 में, 1855 में, 1862 में या 1874 में? सो द करेक्ट आंसर इज 1854। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कैलकाटा इन 1917? तो पहला आपको फैक्ट पता चलता है कि भारत की पहली जो जूट मिल है, जूट मिल वो कहाँ स्टैब्लिश की जाती है? वो कैलकाटा में की जाती है। किस साल में की जाती है? 1917 में की जाती है। और अब आपको बताना है कि उसे स्टैब्लिश करने वाले कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, सो सेठ हुकुमचंद, जीडी बिरला, जमशेदजी नुसरवंजी टाटा, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेठ हुकुमचंद। तो जो स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई 1917 में, जो स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी उसी के चलते चलते इन्होंने जो भारत की एक पहली जो जूट मिल है उसे स्टैब्लिश किया कैलकाटा में, दैट इज इन 1970 एंड द आंसर इज सेठ हुकुमचंद। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल सेट अप? तो हमने देखा कि पहली कॉटन मिल कहां पर किस साल में हुई? 1854 में हुई। अब कहां स्टैब्लिश हुई वो आपको बताना है। तो दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे। ठीक है, तो 1854 में बॉम्बे में भारत की पहली कॉटन मिल स्टैब्लिश की जाती है। 3 फैक्ट्स। ठीक है, बॉम्बे, 1854 एंड कॉटन। हु
established 6 joint stock companies in India during 1830 to 1840? तो 1830 से 1840 के बीच में भारत की पहली 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज किसने एस्टैब्लिश की? जमशेदजी टाटा, दिनेशवा पेटिट, सेठ हुकुमचंद, द्वारकानाथ टैगोर। सो भारत की पहली 1830 से 1840 के बीच में जो 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज थी उन्हें एस्टैब्लिश करने वाले थे द्वारकानाथ टैगोर। प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्विंग कार्डिंग, ट्विस्टिंग, रोलिंग एंड स्टेपलिंग आर एसोसिएटेड विद। ये जो सभी स्टेप हैं ये किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं? क्या क्या स्टेप्स हैं? कार्डिंग, ट्विस्टिंग, रोलिंग, स्टेपलिंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री या ग्लास इंडस्ट्री। तो आप ट्विस्ट आप जान सकते हैं, ट्विस्टिंग का क्या मतलब होता है? जब आप किसी चीज को ट्विस्ट करते हैं, मोड़ते हैं। तो रेलवे इंडस्ट्री, शिपिंग और ग्लास ये सभी हार्ड है। ये एक आपको मैं रिलेट करने के लिए बता रही हूं क्योंकि ये सभी टर्म्स का मतलब आपके लिए जानना जरूरी नहीं है कि सबको इसका मतलब पता हो। सो आप फाइबर्स को बहुत इजीली से रोल कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, स्टैपल कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल में फाइबर्स यूज होते हैं। सो वहां ये चारों प्रोसेस जो है इससे एसोसिएटेड हैं। Who invented the first steam engine and who improved upon it? इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई है वो बेसिकली डिपेंड करती है जब स्टीम इंजन का इजाद हुआ, फैक्ट्रीज में लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आई। पहले ब्रिटेन में और फिर धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में जो है स्प्रेड हो गया। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि स्टीम इंजन जो है वो पहली बार उसका इन्वेंशन किसने किया और इन्वेंशन के बाद उसको इंप्रूव किसने किया? James Watt produced the first steam engine and Newcomen improved it. Richard Arkwright produced the first steam engine which Newcomen improved it. James Watt improved the steam engine produced by Newcomen. And next is none of the above. So आपको बताना है सही आंसर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स वॉट ने इंप्रूव किया, जबकि पहला स्टीम इंजन प्रोड्यूस या इन्वेंट आप कहें किसने किया था? दैट वाज डन बाय थॉमस न्यूकॉमन 1712 में। ठीक है, किसमें? 1712 में। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट स्टीम इंजन जो है वो कमर्शियली सक्सेसफुल स्टीम इंजन जो है वो इन्वेंट किया था थॉमस न्यूकॉमन ने और इसको ही इंप्रूव किया था 1764 में जेम्स वॉट ने। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वन। 2 स्टेटमेंट आपको दी गई है, इसमें से सही को आपको चुनना है। पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो इंडस्ट्री पॉलिसी 1948 में लाई गई वो पहली इंडस्ट्री पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उसके बाद ये कहती है कि जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में लाई गई भारत के आजाद होने के बाद, उसमें जो मेन रोल था या मेन फोकस था वो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। तो अभी तक देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज पॉलिसी लाई गई जिसमें से सबसे पहले 1948 में आई और जो सबसे इंपॉर्टेंट थी दैट वाज इन 1991। ठीक है, और आज भी आत्मनिर्भर भारत आप सुनते हैं, उसके बारे में बात होती है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर ही कहा जाता है कि जहां पे आप कि देश में बनी हुई चीजों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। ठीक है, तो 1948 में जब भारत में पहली इंडस्ट्री पॉलिसी लाई गई तो उस वक्त मेन मुद्दा ये था, क्योंकि देश के पास ना उतने फाइनेंसेस थे, देश के पास ना उतने रिसोर्सेज थे, मेन ये रीजन था कि देश को किसी भी तरीके से एक स्टेबिलिटी में लाना है, क्योंकि उसी वक्त पार्टीशन भी हुआ है, अंग्रेज जो भी चीजें थी वो यहां से ले भी गए थे। तो उस वक्त प्राइवेट सेक्टर पर भी इतना ट्रस्ट करना जो था पॉसिबल नहीं था। सो पहली इंडस्ट्री पॉलिसी आई थी, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट उस वक्त जो मेन जो फोकस किया गया दैट वाज ऑन द पब्लिक सेक्टर यूनिट। किस पर किया गया? पब्लिक सेक्टर पर, प्राइवेट सेक्टर पर नहीं किया गया। प्राइवेट सेक्टर पर लेटर ऑन जो पॉलिसीज लाई उस पर किया गया। पहला जो मुद्दा था वो ये था कि देश में जो बेसिक इंडस्ट्रीज है उन्हें एस्टैब्लिश किया जाए, और बेसिक इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार को दी गई, पब्लिक सेक्टर को दी गई। तो सिर्फ एक जो स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट हो जाती है, दैट इज वन ओनली।
क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम विच प्रॉम्प्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991। तो 1991 में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई जाती है, लेकिन उसे लाने का मेन रीजन क्या था वो आपको बताना है। पहला कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, कि हमारे देश के पास जो फॉरेन रिजर्व था वो बहुत कम रह गया था। देखिए, जब भी देश की जो उन्नति होती है वो फॉरेन एक्सचेंज पे डिपेंड करती है, फॉरेन रिजर्व पे डिपेंड करती है। अब देखिए, इंटरनेशनल फ्रंट पे जो भी ट्रेड होता है दैट इज इन द डॉलर। आप यहां से कोई भी सामान एक्सपोर्ट करते हैं, कोई इंपोर्ट करते हैं, आपको डॉलर चाहिए, डॉलर में ही चीजें खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं। अगर आपके पास, देश के पास, किसी भी देश के पास डॉलर का या फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज है, रिजर्व है, वो कम हो जाए तो वो एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन आ जाती है, और ये एक ऐसी कंडीशन थी जो 1991 में भारत ने फेस की। दूसरा कह रहे हैं पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो भी सरकारी इंडस्ट्रीज थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, करप्शन की, लाइसेंस राज, बहुत सारी आप एक तरह से कहें प्रॉब्लम्स इरप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी सक्सेस नहीं हो पा रही थी पब्लिक सेक्टर की। हाई टैक्स रेट लीडिंग टू टैक्स इवेजन। सो टैक्स रेट बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से टैक्स चोरी जिसे कहते हैं, टैक्स से बचना, उसके लिए बहुत सारे लूप होल्स का इस्तेमाल करना, और धीरे धीरे जो टैक्स रेवेन्यू था, जो आय थी टैक्स की वजह से सरकार की, वो भी गिर रही थी। सो ये तीनों ही मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया 1991 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्ना इंडस्ट्री। अब महारत्ना क्या होती है? महारत्ना का मतलब होता है, ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है, सरकारी जो है निगरानी में होती है, और ये इतनी मेजर इंडस्ट्री है कि इसको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप पर। ऑटोनॉमी का मतलब होता है आजादी, कि ज्यादा हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस इसकी वर्किंग में नहीं किया जाता। फाइनेंशियल फ्रीडम भी इनके पास होती है और ऑर्गेनाइजेशनल फ्रीडम भी इनके पास होती है। मोस्टली जैसे आप देखेंगे ऑयल कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रीज जो हमारे देश में है, ठीक है, 13 ऐसी महारत्ना कंपनीज हमारे देश में हैं, ठीक है। तो महारत्ना होगी, पहला ध्यान रखिए कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है ये, ठीक है, और दूसरा इनके पास फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी होती है। तो यहां पे आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है महारत्ना नहीं है, ठीक। ओके, सो पहली है गेल, दैट इज गेल इंडिया लिमिटेड। सेकंड इज कोल इंडिया लिमिटेड। थर्ड इज सेल, एंड लास्ट वन इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी एक महारत्ना है, कोल इंडिया लिमिटेड भी एक महारत्ना है, और गेल भी एक महारत्ना इंडस्ट्री है, बट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज नॉट अ महारत्ना इंडस्ट्री, ठीक है। इसके साथ एनटीपीसी, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दैट इज भेल, ये सब जो हैं महारत्ना की कैटेगरी में आती हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब महारत्ना की कैटेगरी में आती हैं। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। द पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन अ डोमिनेंट पोजिशन इन द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत जो नया स्वतंत्र भारत हुआ उसमें पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज थी उनको ज्यादा महत्व दिया गया। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस अलाउड फ्री ट्रेड ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज। तो फ्री ट्रेड किया गया गुड्स एंड सर्विसेज का पोस्ट इंडिपेंडेंस में। मॉनिटरी पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस सॉट टू कीप द सीआरआर एट अ वेरी लो लेवल। कैश रिजर्व रेशियो जो बैंक की रहती है, कितना कैश उनको रखना है, उसे बहुत मिनिमम रखा गया आजादी के बाद, या नन ऑफ द अबव। तो यहां पर जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि देश के आजाद होने के बाद जो पहली इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई उसमें मेन फोकस कहां किया गया कि जो भी मेजर इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज जो स्टैब्लिश की जाएंगी उसमें किसका कंट्रोल होगा, उस पर सरकार का होगा, पब्लिक सेक्टर की होंगी। तो पब्लिक सेक्टर को एक डोमिनेंट पोजीशन दी गई। तो ऑप्शन नंबर ए। At present, in which sector 100% FDI is allowed in India? FDI is foreign direct investment. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बाहर की कंपनीज, बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो हमारे देश में किस किस सेक्टर में जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि अभी
इन विच सेक्टर 100% एफडीआई इज अलाउड इन इंडिया? किस में 100% एफडीआई अलाउड है? मतलब कि पूरा का पूरा वो जो इंडस्ट्री है वहां पे पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन कंपनीज के थ्रू आ सकती है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट 100% नहीं अलाउ किया जाता, कभी कहीं पर 25% अलाउड है, 50 है, कहीं पर 74% है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज पे इंडिया कितना खुद का कंट्रोल चाहता है। क्योंकि आप देखिए जिसकी जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी फाइनल डिसीजन मेकिंग में उसका उतना ही रोल होगा, ठीक है। तो इसीलिए सभी इंडस्ट्रीज में कंप्लीट 100% एफडीआई अलाउ नहीं की जाती, बट जब डेवलपमेंट चाहिए उतने आप एक तरह से कहें प्राइवेट सेक्टर में उतनी मनी नहीं है तो एफडीआई को भी अट्रैक्ट किया जाता है और उस हिसाब से फिर उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसे रेज किया जाता है। यहां पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी कंपनी है या इंडस्ट्री है जहां पर 100% एफडीआई जो है वो अलाउड है। डिफेंस सेक्टर में 100% नहीं है, इट इज अराउंड 74 या 75% जो है वहां पे अलाउ किया जाता है। बैंक्स में भी सिमिलरली 70 to 75% जो है वो अलाउ किया गया है। 100% एफडीआई जो है वो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज में अलाउड है एट प्रेजेंट। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। Question number 12. In which among the following year was liberalized industrial policy in India was announced? लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसको एलपीजी भी कहते हैं वो किस साल में लाई गई? 1992, 1995, 1991, 1996। वेरी इजी एंड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट शुड नो इट एंड दैट इज 1991। ये आप किसी भी हालत में गलत नहीं कर सकते, बहुत इजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर ये आया तो आपको ये गलत नहीं करना है। 1991 और 1991 में एलपीजी जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी जिसे कहा जाता है, एलपीजी भी जिसे कहा जाता है। अब एलपीजी स्टैंड्स फॉर, ये आपको बताना है, तो एलपीजी का मतलब है, एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन एंड जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना, गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस को कम करना। ग्लोबलाइजेशन मतलब इकोनॉमी को इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक करना, ओपन कर देना, लिबरल कर देना, हर तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इजी बनाना, ठीक है, कि वो लाइसेंस ले सके, लैंड ले सके, इन्वेस्ट कर सके, हर रूट को इजी बनाना। दीज आर कॉल्ड एज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Under the industrial policy of 1991, the number of industries reserved for the public sector have been reduced from 17 to। तो शुरुआत में 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंडर रखी गई थी, लेकिन जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई एलपीजी की, ये जरूरत महसूस की गई कि देश अब इंटरनेशनल फ्रंट पे कट के नहीं रह सकता, उसे इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा, ओपन होना होगा, एफडीआई को इनवाइट करना होगा, उसे अट्रैक्ट करना होगा। और इसके लिए पब्लिक सेक्टर का जो प्रभुत्व था बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उसे रिड्यूस किया गया। 17 से वो नंबर रिड्यूस कर दिया गया। कितना वो नंबर लाया गया ये आपको बताना है, 8, 6, 3 या 5। तो 17 से पब्लिक सेक्टर को रिड्यूस किया गया टू 8। पहले 17 ऐसे सेक्टर्स थे जहां पे पब्लिक सेक्टर का प्रभुत्व था, डोमिनेंस थी, नाउ इट वाज रिड्यूस्ड टू 8। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 वाज इनिशिएटेड बाय द। तो यहां से आपको यह भी पता चलेगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी लाई किसके थ्रू जाती है, किसके द्वारा लाई गई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर। तो तब के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा लाई गई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नाम भी आपको याद रखना है, डेजिग्नेशन भी मिनिस्टर की याद रखनी है कि कौन थे वो, होम मिनिस्टर थे, फॉरेन थे कि प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे वो, ठीक है, और साल भी आपको याद रखना है। देयर आर 3 इंडस्ट्रीज विच आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर एक्सेप्ट, 3 नहीं है 2 है प्रेजेंटली। अगर आप फरवरी 2024 की बात करें तो अब सिर्फ 2 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखी गई है प्रेजेंटली, ठीक है। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तब वो नंबर 17 से रिड्यूस करके 8 कर दिया गया। आज की डेट में वो सिर्फ 2 है, बाकी हर जगह पे एफडीआई को अलाउ किया गया है। परसेंटेज वेरी कर सकती है, कहीं 25, 50, 75 वो मैटर कर सकता है, 100% भी कहीं अलाउड है, हमने देखा ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में। लेकिन अभी भी एक ऐसी है जिसे सिर्फ रिजर्व रखा गया है पब्लिक सेक्टर के लिए, और वो कौन सी है ये आपको बताना है, एक्सेप्ट आपको बताना है, यस एक्सेप्ट रेलवे, एटॉमिक, नन ऑफ द अबव या इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी में पब्लिक सेक्टर को रिजर्व नहीं रखा गया। आप जानते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स भी आज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 ऐसे सेक्टर हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं, दैट इज रेलवे एंड एटॉमिक। अर्लियर डिफेंस भी
रिजर्व था पब्लिक सेक्टर के लिए, बट वहाँ पर भी अब एफडीआई को ओपन कर दिया गया है और अब ये अराउंड 70 to 75% को रीच कर गया है एफडीआई। ठीक है, तो रेलवे एंड एटॉमिक, और सही आंसर हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। ठीक है, रेलवे और एटॉमिक जो है उसे रिजर्व रखा गया है पब्लिक सेक्टर के लिए, तो यहां एक्सेप्ट पूछा गया है कि कौन सा है जो नहीं है, तो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम विच प्रॉम्प्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, सो ये हम देख चुके हैं, इसे हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यहाँ ऑप्शन आई थिंक आपको क्लियर नहीं हो रहे होंगे, तो सी है, जस्ट अ सेक, ये ए और बी आपको विजिबल होगा, सी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज 4, 2, 3 and 1, and D option is, just a sec, D option is 2, 4, 3 and 1। ठीक है, तो ये है सभी ऑप्शन। पहला है 1, 4, 2, 3, सेकेंड इज 4, 1, 2, 3, सी इज 4, 2, 3, 1 एंड डी इज 2, 4, 3, 1। ठीक है, जो लास्ट के दो ऑप्शन नहीं दिख रहे वो मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ आपको बोल रहे हैं, आपको मैच करना है, ये इंडस्ट्रीज के नाम दिए गए हैं और वहां आपको फील्ड के साथ मैच करना है। पहला आपको बोल रहे हैं बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती है? वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो किसी और इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती अपने रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, जबकि उन इंडस्ट्रीज द्वारा प्रोड्यूस होने वाला फाइनल प्रोडक्ट बाकी किसी और इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बनता है। ठीक है, खुद वो किसी और इंडस्ट्रीज पे निर्भर नहीं करती, उनको बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिफेंस के हिसाब से आप देख लीजिए, स्ट्रेटेजी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में मोस्टली कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल्स, ये सब आ जाता है। ठीक है, और गुड्स बेस्ड इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड्स अपॉन फाइनल गुड्स एज अ रॉ मटेरियल। ठीक, तो बेसिक इंडस्ट्रीज आपकी किसके साथ जाएंगी? पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम से जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, आप उसकी डिस्टिलेशन में कहें या जो फाइनल प्रोडक्ट उससे निकलेगा, कोल का आप देख लें, वो सब बाकी चीजों में यूज होगा। आयरन इंडस्ट्री की आप बात कर लें, वो बाकी में यूज होगा, बट इसके लिए किसी और रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज अ बेसिक इंडस्ट्री, तो ए हमारा 2 के साथ जाएगा। अब ऑप्शन में हम देखें तो सिर्फ एक जगह पर ही है, दैट इज डी। ठीक है, ए 2 के साथ। स्ट्रेटेजिक में आपका आर्म्स एंड एम्यूनिशन आएगा, वेरी इजी। ठीक है, स्ट्रेटेजिक है जो डिफेंस के हिसाब से है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, सो बी के साथ 4 जाएगा। क्रिटिकल इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, तो ऑटोमोबाइल। गुड्स बेस्ड इंडस्ट्री आपकी फर्टिलाइजर में आ जाएगी। ठीक है, इसे और डिटेल में मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है, आप वीडियो पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको क्लैरिटीज में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बेसिक इंडस्ट्री क्या है, क्रिटिकल इंडस्ट्री क्या है। ठीक है, वो सब आप जान सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज अ मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर ऑफ इंडिया। भारत का मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। कांडला, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस दिस इज लास्ट। ओके, कांडला, पारादीप, कोचीन या तुतीकोरिन। शिप बिल्डिंग, यहां पे शिप्स बनाई जाती हैं, सो द करेक्ट आंसर इज कोचीन। कोचीन इज द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग सेंटर ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट आई ट्राई कि आपके लिए जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम डिस्कस करें। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।